हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कृतिका पुस्तक के जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ की रूपरेखा। नाक जो कि इज्जत का प्रतीक मानी जाती है, इस संदर्भ के माध्यम से लेखक ने व्यंग्य करते हुए सत्ता एवं सत्ता से जुड़े सभी लोगों की वास्तविकता को प्रदर्शित किया है, जो अंग्रेजी हुकूमत को कायम रखने के लिए भारतीय नेताओं की नाक काटने को तैयार हो जाते हैं। लेखक ने इस रचना के माध्यम से बताया है कि रानी का भारत आगमन महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति पर होना अनिवार्य है, क्योंकि यह रानी के आत्मसम्मान के लिए अनिवार्य है। इसके साथ यह रचना पत्रकारिता जगत के लोगों पर भी व्यंग्य करती है एवं सफल पत्रकार की सार्थकता को भी उजागर करती है। इसमें सरकारी तंत्र का लोगों द्वारा रानी के सम्मान में की गई तैयारियों का वर्णन किया गया है। पाठ का सार इस प्रकार है। रानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत आगमन। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी, जिसकी चर्चा अखबारों में हो रही थी। उनका सेक्रेटरी और जासूस उनसे पहले इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाले थे, अर्थात यहाँ की तैयारियों का जायजा लेने वाले थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में हर दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी, जिनमें रानी एलिजाबेथ एवं उनसे जुड़े लोगों के समाचार छपते थे। इस प्रकार की खबरों से भारत की राजधानी में तहलका मचा हुआ था, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। उसकी शान शौकत के क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ रही है, उसका स्वागत भी जोरदार होना चाहिए। नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की नाक की समस्या। नई दिल्ली में एक बड़ी मुश्किल जो सामने आ रही थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। किसी समय इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। राजनीतिक पार्टियां इस बात पर बहस कर रही थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। कुछ पक्ष में थे तो कुछ विरोध कर रहे थे। आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे, किंतु इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की किंतु एक दिन इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट मूर्ति की नाक एकाएक गायब हो गई। बावजूद इसके कि हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात थे और गश्त लगाती रही, पुलिस भी तैयार थी और गश्त भी लगती रही, फिर भी लाट की नाक चली गई। रानी के आने की बात सुनकर नाक की समस्या बढ़ गई। देश के शुभचिंतकों की एक बैठक हुई, जिसमें हर व्यक्ति इस बात पर सहमत था कि अगर यह नाक नहीं रही तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, अर्थात रानी का सम्मान अगर नहीं हुआ तो हमारा भी आत्मसम्मान खो जाएगा। इसलिए एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाकर मूर्ति की नाक लगाने का आदेश दिया गया। मूर्तिकार ने जवाब दिया कि नाक तो लग जाएगी, किंतु मुझे इस लाट के निर्माण का समय और जिस स्थान से यह पत्थर लाया गया उसका पता चलना चाहिए। एक क्लर्क को इसकी पूरी छानबीन करने का काम सौंपा गया। क्लर्क ने बताया कि फाइलों में कुछ भी नहीं है। एक विशेष कमेटी का गठन, नाक लगाने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उसे काम सौंपा गया कि किसी भी कीमत पर नाक लगनी चाहिए। मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने कहा कि पत्थर की किस्म का पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। मूर्तिकार द्वारा किए गए जाने वाले प्रयास। मूर्तिकार ने हिंदुस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों और पत्थरों के खानों के दौरे किए, किंतु असफल रहा। उसने बताया कि इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने कहा कि विदेशियों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता।
मूर्तिकार ने इसका हल निकालते हुए कहा कि यदि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। यदि आप लोग ठीक समझें तो जिस मूर्ति की नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे लगा दिया जाए। सभी को लगा कि समस्या का असली हल मिल गया। मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। उसने पूरे भारत का भ्रमण किया और भ्रमण करके दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव, रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, यानी कि जितने भी महापुरुष थे सबकी लाठों को देखा, लेकिन किंतु वे सब उससे बड़ी थी। मूर्तिकार ने बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाक भी देखी, किंतु वे भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। मूर्ति पर जीवित व्यक्ति की नाक लगाने का विचार। राजधानी में रानी के लिए सब तैयारियां पूरी हो गई थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, किंतु नाक नहीं थी। अचानक मूर्तिकार ने एक हैरतअंगेज, आश्चर्यचकित करने वाला विचार व्यक्त किया कि 40 करोड़ भारतीय जनता में से भारतीय जनता में से जो भारतीय लोग हैं उनमें से किसी एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। कमेटी ने इसकी जिम्मेदारी मूर्तिकार को सौंप दी। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की नाक को इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट को नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया और ताज़ा पानी डाला गया ताकि मूर्ति को लगने वाली जिंदा नाक सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। आखिर एक दिन जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। समाचार पत्रों की भूमिका। अगले दिन अखबारों में खबरें छापी गई कि जॉर्ज पंचम की लाट को जो नाक लगाई गई है वह बिल्कुल असली जैसी लगती है। उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट नहीं किया गया था, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ था, किसी का चित्र भी नहीं छपा था। ये था दुर्भाग्य हमारे मीडिया का, हमारे समाचार पत्रों का। जो वास्तविकता थी वहाँ पर जो है सारे अखबार, सारे मीडिया वाले भी चुप थे। धन्यवाद।